अरे बेटा, तुम तो इस बार दिवाली पे घर नहीं आने वाली थी ना? हाँ, सरप्राइज पहले बता देती तो ये एक्सप्रेशन थोड़ी मिलता। कुछ इसी तरह इन कंपनीज के क्वार्टर 2 रिजल्ट्स ने एनालिस्ट को सरप्राइज किया है। इस क्वार्टर के रिजल्ट्स के बाद ये तीन कंपनीज हेडलाइंस में छाई हुई है। लेकिन क्यों? इन्होंने एनालिस्ट के एक्सपेक्टेशंस को बीट किया है। तो कौन सी है ये कंपनीज? उन्होंने ये अबव एक्सपेक्टेशंस Q2 FY25 रिजल्ट्स कैसे अचीव किए और क्या ये एक वन ऑफ केस है या फिर सस्टेन्ड ग्रोथ का केस है? ये सब जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। वेलकम टू द रिजल्ट्स रैप ऑफ Q2 FY25। हम इन तीन स्टॉक्स पे डीप डाइव करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले डिस्क्रिप्शन में कुछ रीडिंग रिसोर्सेज है, तो प्लीज डू चेक देम आउट। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट कंपनी, ट्रांसफॉर्मर्स एंड रेक्टिफायर्स लिमिटेड। TRIL एक लीडिंग प्लेयर है व्हेन इट कम्स टू मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ट्रांसफॉर्मर्स एंड रिएक्टर्स इन इंडिया। कंपनी के क्लाइंट लिस्ट में काफी बड़ी बड़ी कंपनीज है जैसे पावर ग्रिड, अडानी रिन्यूएबल्स, टाटा पावर, सेल एक्सेट्रा। और ये कंपनी ऑपरेट करती है विद अ B2B मॉडल इन पावर जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर। 3500 crores का ऑर्डर बुक और 18,500 crores की इंक्वायरीज अंडर नेगोशिएशन है। दिस कंपनी हैड द स्ट्रॉन्गेस्ट क्वार्टर फॉर द बिजनेस इन द लास्ट 10 years। अब FY25 के सेकंड क्वार्टर रिजल्ट्स की बात करें तो कंपनी ने ईयर ऑन ईयर सेल्स में 80%, EBITDA में 252% और नेट प्रॉफिट में 2711% का जंप रिपोर्ट किया है। FY24 के कंपैरिजन में EBITDA मार्जिन्स 8.04% से इम्प्रूव होकर 17.11% हुए हैं। इसमें मेजर कंट्रीब्यूशन रहा अदर इनकम का। अदर इनकम 1.06 करोड़ से बढ़कर 11.77 करोड़ पर है। मैनेजमेंट का कहना है QIP प्रोसीड से जो पैसे रेज हुए थे वो यूटिलाइज होने तक लिक्विड फंड में है। साथ ही मटेरियल कॉस्ट भी कम हुआ है। जहाँ ये पहले रेवेन्यू का अराउंड 75% हुआ करता था, नाउ इट्स एट 69.69%। इसका सीधा इफेक्ट पड़ेगा ग्रॉस मार्जिन इंप्रूवमेंट पर, जिससे EBITDA बेटर हो सकता है। अब देखते हैं इस क्वार्टर के लिए मैनेजमेंट की कमेंट्री क्या रही है। कंपनी की करंट कैपेसिटी 45,000 मेगावोल्ट एम्पियर्स है, जिससे ऑर्डर बुक एग्जीक्यूशन के लिए 60,000 मेगावोल्ट एम्पियर्स तक बढ़ाया जाएगा। जनवरी 2025 तक कंपनी का नया 15,000 मेगावोल्ट एम्पियर का कैपेक्स चालू हो जाएगा, जो प्रोडक्शन बढ़ाने में हेल्प करेगा। कंपनी को पावर ग्रिड और आर्सेलरमित्तल मेक्सिको से बड़े ऑर्डर्स भी मिले हैं। इसके साथ ही मैनेजमेंट ईयर एंड तक 2000 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू और 15% पैट मार्जिन का गाइडेंस दे रहा है। Currently, 10% of the order book is generated by exports, जिसे फ्यूचर में कंपनी 25% तक लेकर जाना चाहती है। इनके लिए टारगेट मार्केट्स होंगे यूरोप, अमेरिका एंड अफ्रीका। मैनेजमेंट का कहना है द कंपनी हैज अ प्राइसिंग पावर टू चार्ज हायर अगर कंपनी डिलीवरी और एग्जीक्यूशन टाइम पे करती है। कंपनी का टारगेट है $1 बिलियन रेवेन्यू इन द नेक्स्ट 3 years। इसके साथ साथ मैनेजमेंट का ये भी कहना है कि पूरा 3,500 करोड़ रुपीस का कैपेक्स 18 मंथ्स में एग्जीक्यूट होगा। एटलीस्ट प्लान तो यही है। सेगमेंट वाइज ऑर्डर बुक एनालाइज करें तो 43% कम्स फ्रॉम इंडस्ट्रियल कस्टमर्स, 46% फ्रॉम सेंट्रल यूटिलिटीज एंड 11% फ्रॉम स्टेट यूटिलिटीज। 18,000 करोड़ ऑर्डर पाइपलाइन में है और वहां मैनेजमेंट का कहना है कि अराउंड 25 to 30% स्ट्राइक रेट प्ले आउट करना चाहिए। प्रोडक्शन कैपेसिटी यूटिलाइजेशन की बात करें तो करंटली कंपनी 50% यूज कर रही है। मैनेजमेंट का कहना है कि जैसे जैसे डिमांड बढ़ेगी वो इसे 75% यूटिलाइजेशन तक लेकर जाएंगे। कंपनी सप्लायर्स पे डिपेंडेंसी भी कम करना चाहती है, इसलिए FY26 के फर्स्ट क्वार्टर तक ये कंपनी 100% बैकवर्ड इंटीग्रेशन करना चाहती है। सिंपल भाषा में बोलूँ तो बैकवर्ड इंटीग्रेशन एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ कंपनी या तो अपने सप्लायर्स को अक्वायर करती है या फिर वो सर्विसेज या प्रोडक्ट्स खुद ही बनाती है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द वीकनेसेस एंड रिस्क फैक्टर्स। जैसे कि हमने पहले बताया, कंपनी मेक्स 46% ऑर्डर बुक फ्रॉम सेंट्रल यूटिलिटीज फॉर ट्रांसफॉर्मर्स। इससे इन जनरल पावर सेक्टर इंडस्ट्री ग्रोथ पर इनकी डिपेंडेंसी बढ़ती है। इसके साथ साथ ये भी देखना होगा कि पावर ग्रिड इंडिया कंपनी के लिए सबसे बड़ा क्लाइंट है, जो एक क्लाइंट कॉन्सेंट्रेशन रिस्क भी है। नेक्स्ट, कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस होने की वजह से कंपनी को एक ट्रांजिट पीरियड लगता है। इस रीजन से ट्रांसफॉर्मर कस्टमर तक पहुंचने में और उसके बाद पेमेंट मिलने में काफी टाइम लगता है। डेटर्स डेज हाई होने का एक और रीजन है रिटेंशन मनी ब्लॉक होना। ये पूरा प्रोजेक्ट खत्म होने के बाद ही रिसीव होता है एंड अमाउंट्स टू 100 करोड़ रुपीस रफली। कंपनी के कैश कन्वर्जन साइकिल की बात करें तो इट्स इंक्रीज फ्रॉम 139 डेज इन FY22 टू 188 डेज इन FY24। इसका रीजन है इंक्रीज इन डेटर डेज। कंपनी गवर्नमेंट यूटिलिटी कंपनी से डील करती है, तो इन्हें 80% पैसे ट्रांसफॉर्मर एक्सेप्टेंस के 30 to 60 डेज बाद मिलते हैं एंड बाकी के 20% प्रोजेक्ट शुरू होने पर। और इन बढ़ते डेटर डेज का सीधा असर कैश कन्वर्जन साइकिल पे पड़ता है। मैनेजमेंट का क्या कहना है? गोइंग फॉरवर्ड लाइन ऑफ क्रेडिट बेसिस यूज करके वर्किंग कैपिटल साइकिल को 120 डेज तक लाने की कोशिश की जाएगी। नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर सेकंड कंपनी।
आनंद राठी वेल्थ मैनेजमेंट लिमिटेड। एज द नेम सजेस्ट, ये कंपनी बिजनेस ऑफ वेल्थ मैनेजमेंट प्रोडक्ट्स जैसे म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस में डील करती है। बेसिकली ये कंपनी फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स बेचती है एंड कमीशन के थ्रू पैसा कमाती है। सेगमेंट वाइज रेवेन्यू के लिए आप ये पिक्चर देखिए, जिसमें सबसे बड़ा चंक है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज का। अब इस वेल्थ मैनेजमेंट इंडस्ट्री में अपॉर्चुनिटी देखते हैं। इस इंडस्ट्री में जहां एवरेज ग्लोबल पेनिट्रेशन रेट 30% प्लस है, वहीं इंडिया में म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग का पेनिट्रेशन सिर्फ 7.3% है। कंपनी के FY25 के सेकंड क्वार्टर रिजल्ट्स की बात करें तो कंपनी ने ईयर ऑन ईयर सेल्स में 33%, EBITDA में 34% और नेट प्रॉफिट में 32% का जंप रिपोर्ट किया है। कंपनी का बिजनेस काफी सिंपल है। अपने ट्रेडिशनल रिलेशनशिप मैनेजर सिस्टम से कंपनी नए AUM और क्लाइंट्स अट्रैक्ट करती है। एज पर द रिजल्ट्स यू कैन सी कि जो ग्रोथ सेल्स में आई है वही EBITDA और नेट प्रॉफिट में भी रिफ्लेक्ट हुई है, एंड दिस इज बिकॉज कंपनी का मेजर खर्चा एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस है। नाउ सेल्स ग्रोथ में मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन क्या था? It was year-on-year 56% growth in AUM. AUM 47,957 crore से बढ़कर 75,084 crore पर आ गया। इसके साथ साथ आप ये भी देख सकते हो कि इक्विटी म्यूचुअल फंड का शेयर 50% ऑफ AUM से 55% ऑफ AUM हो गया। वेल, इसका क्रेडिट बुल मार्केट को भी जाता है। इस क्वार्टर में कंपनी के लिए नेट इनफ्लो भी 83% से बढ़कर 2,336 crore पर थे। यही नहीं, कंपनी ने रिलेशनशिप मैनेजर बेस में 20% ग्रोथ की है और इसी के साथ AUM पर रिलेशनशिप मैनेजर हैज गॉन अप फ्रॉम 150 crore rupees to 196 crore rupees। ग्रोथ की बात करें तो FY25 के लिए मैनेजमेंट ने जो गाइडेंस दिया है उसका 50% प्लस अचीव कर लिया है। साथ ही उन्होंने 980 crore rupees रेवेन्यू का एक रिवाइज्ड गाइडेंस भी दिया है। क्लाइंट अट्रिशन यानी लॉस इन AUM की बात करें तो वो लास्ट ईयर से इंप्रूव हुआ है फ्रॉम 0.21% to 0.18%। फ्यूचर में कंपनी टेक्नोलॉजी का यूज करके रिटेल सेगमेंट में अपनी पकड़ मजबूत करना चाहती है विद सब्सक्रिप्शन मॉड्यूल्स। HNI सेगमेंट की बात करें तो ये मार्केट रिटर्न्स की वजह से कंपनी के लिए रिवॉर्डिंग है इन टर्म्स ऑफ ऑर्गेनिक ग्रोथ। यहाँ लास्ट ईयर के कंपैरिजन में 50 crore rupees एंड अबव नेटवर्थ वाले इंडिविजुअल्स का शेयर 19% से बढ़कर 24.7% हुआ है। वर्किंग कैपिटल एंड डेट की बात करते हैं। कंपनी डेट फ्री है एंड क्योंकि वेल्थ मैनेजमेंट बिजनेस एक ऑन द स्पॉट ट्रांजैक्शन वाला बिजनेस है, इसी वजह से देयर आर नो पेएबल एंड इन्वेंटरी डेज। कंपनी का कैश कन्वर्जन साइकिल स्टैंड्स एट 14 डेज। कुछ रिस्क भी है। मार्केट वॉलेटिलिटी रिस्क ऑन AUM वैल्यू, जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया, कंपनी का लास्ट 1 ईयर में 83% AUM ग्रो हुआ है, जिसमें 55% इक्विटी म्यूचुअल फंड्स का कंट्रीब्यूशन है। तो ऐसे में अगर मार्केट में करेक्शन आता है तो AUM वैल्यू कैन गेट इफेक्टेड। सेकंड इज द रिस्क फ्रॉम डायरेक्ट म्यूचुअल फंड मीडियम। कंपनी म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन से पैसा बनाती है। इस मॉडल में रेगुलर म्यूचुअल फंड मोड के थ्रू कंपनी AUM पर 1% कमीशन बनाती है। विद द राइजिंग कॉम्पिटिशन, जहां डायरेक्ट म्यूचुअल फंड बाइंग कल्चर बढ़ रहा है, वहां पर मिडिलमैन एलिमिनेट हो सकते हैं। आवर थर्ड कंपनी इज इंडियन रिन्यूएबल्स एनर्जी एंड डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड। ये एक ऐसी गवर्नमेंट ओन्ड NBFC है जो रिन्यूएबल और एफिशिएंट एनर्जी प्रोजेक्ट्स के लिए लोन्स एंड फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करती है। इंडिया का रिन्यूएबल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 125 गीगावाट से बढ़कर आज 200 गीगावाट्स हो गया है एंड 2030 का टारगेट है 500 गीगावाट्स तक पहुंचना। रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर बढ़ रहा है एंड इससे IREDA को बेनिफिट है एज द कंपनी केटर्स टू लोन स्पेसिफिक टू द सेक्टर। कंपनी गिफ्ट सिटी में अपना सब्सिडरी लगाना चाहती है एंड इंटरेस्टिंगली इन्हें इसके लिए RBI से परमिशन भी मिल चुकी है। इसका यूज कंपनी अपनी ग्लोबल प्रेजेंस बढ़ाने में यूज कर सकती है। अब सेक्टर वाइज लोन बुक स्प्लिट के लिए ये पिक्चर देखिए। एक NBFC होने के कारण ये कंपनी पहले तो खुद कैपिटल बोरो करती है और फिर उसी कैपिटल से लोन देती है। जो भी इन दोनों लोन्स के इंटरेस्ट का डिफरेंस होता है उसे ये अपना रेवेन्यू बनाती है। बोरोइंग की बात करें तो 84% डोमेस्टिकली सोर्स्ड है और 16% फॉरेन। अब क्वार्टरली रिजल्ट्स देखते हैं। FY25 की सेकंड क्वार्टर में कंपनी ने ईयर ऑन ईयर 38% सेल्स ग्रोथ, 27% EBITDA ग्रोथ एंड 36% नेट प्रॉफिट ग्रोथ देखी है। नेट प्रॉफिट में ईयर ऑन ईयर ग्रोथ तो है, बट अगर आप क्वार्टर टू क्वार्टर कंपैरिजन करेंगे तो इट्स फ्लैट। रीजंस क्या है? नेट एक्सचेंज ट्रांजैक्शन लॉस, फॉरेन करेंसी रिस्क की वजह से जो लॉस होता है उससे एक्सचेंज ट्रांजैक्शन लॉस बोलते हैं। अब क्योंकि ये कंपनी बोरोइंग इंडिया के बाहर से भी करती है तो उनको ये लॉसेस भी झेलने पड़ते हैं। देखने वाली बात ये है कि अबाउट 27% ऑफ द फॉरेन बोरोइंग्स आर अनहेज्ड टू करेंसी रिस्क। FY25 की सेकंड क्वार्टर में ये लॉस 32.35 crore rupees का था एज कम्पेयर टू द लास्ट ईयर गेन ऑफ 27.31 crores। दूसरा रीजन है 33.85 crores का इम्पेयरमेंट लॉस एज कम्पेयर टू 16.95 crore का गेन लास्ट ईयर।
Impairment loss basically NBFCs को होता है ड्यू टू रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स। नाउ फाइनेंशियल मेट्रिक्स की बात करते हैं। कंपनी अपने दिए हुए लोन पर ग्रॉसली 9.92% इंटरेस्ट कमाती है एंड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट कंपनी का कॉस्ट ऑफ बोरोइंग है 7.8%। मतलब ये कंपनी 7.8% पर पैसे उधार लेकर 9.92% पर लोन देती है। इसका जो डिफरेंस आता है वो कंपनी के लिए वैल्यू जनरेट करता है ग्रॉसली 2.12%। अब देखने वाली बात ये भी है कि ईयर ऑन ईयर कंपनी का नेट इंटरेस्ट मार्जिन भी इंप्रूव हुआ है फ्रॉम 2.85% टू 3.34%। लिक्विडिटी कंसर्न की बात करें तो आरबीआई का एनबीएफसीज के लिए मैंडेट रिक्वायरमेंट है टू मेंटेन अ 15% सीआरएआर। इसको कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो भी बोला जाता है। आईआरईडीए का सीआरएआर स्टैंड्स एट 20.24%, सो दैट मींस इट्स वेल अबव द रिक्वायरमेंट। ये बस एक फाइनेंशियल मेट्रिक है जो एनबीएफसी की स्टेबिलिटी और सॉल्वेंसी को मेजर करता है। किसी भी लेंडिंग फाइनेंस कंपनी की क्वालिटी चेक के लिए ये भी जरूरी है उसके बैड डेट को चेक करना। बैड डेट यानी कि वो पैसे जो लोन के तौर पे दिए तो थे लेकिन रिकवर नहीं हो पाए और उन्हें राइट ऑफ करना पड़ा। इससे फाइनेंशियल टर्म्स में एनपीए यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बोलते हैं। सो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स जितना कम रहे उतना ही अच्छा है। आईआरईडीए का एनपीए परसेंट जानने के लिए ये टेबल देखिए। इनके ईयर ऑन ईयर ग्रॉस एनपीए 94 बेसिस पॉइंट्स और नेट एनपीए 61 बेसिस पॉइंट से इंप्रूव हुए हैं। अब रिस्क और वीकनेसेस भी देख लेते हैं। पहला, डिपेंडेंसी ऑन गवर्नमेंट स्टांस। कंपनी स्पेसिफिकली रिन्यूएबल सेक्टर से रिलेटेड है, इसीलिए कंपनी की ग्रोथ के लिए रिन्यूएबल सेक्टर में गवर्नमेंट सपोर्ट इंपॉर्टेंट है। दूसरा, कॉन्सेंट्रेशन रिस्क। कंपनी ने अपने लोन बुक का मोर देन 50% सोलर, विंड और हाइड्रो पावर सेक्टर्स में दे रखा है, विच हाईलाइट्स ए कॉन्सेंट्रेशन रिस्क। अगर इन सेक्टर्स में कभी कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आईआरईडीए की क्रेडिट क्वालिटी पर इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो ये था इस क्वार्टर का हमारा रिजल्ट्स रैप। इस वीडियो में हमने ट्रांसफॉर्मर्स एंड रेक्टिफायर्स लिमिटेड, आनंद राठी वेल्थ मैनेजमेंट और इंडियन रिन्यूएबल्स एनर्जी एंड डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड का एनालिसिस किया। तीनों कंपनीज ने एनालिस्ट के एक्सपेक्टेशंस बीट किए। आनंद राठी वेल्थ मैनेजमेंट ने एयूएम और क्लाइंट बेस में ग्रोथ दिखाई है और आईआरईडीए रिन्यूएबल एनर्जी फाइनेंसिंग में फोकस्ड है। लेकिन कुछ रिस्क फैक्टर्स भी है, जैसे टीआरआईएल में क्लाइंट कॉन्सेंट्रेशन और वर्किंग कैपिटल इंटेंसिटी का रिस्क है। वहीं आनंद राठी को मार्केट वॉलिटिलिटी और डायरेक्ट म्यूचुअल फंड बाइंग से बढ़ते ट्रेंड से चैलेंज हो सकता है और आईआरईडीए की डिपेंडेंसी गवर्नमेंट पॉलिसीज पर बहुत हाई है। आपको क्या लगता है और कौन सी कंपनी के रिजल्ट्स ने एनालिस्ट एक्सपेक्टेशंस को बीट किए? अपने थॉट्स कमेंट्स में जरूर बताएं। याद रखें कि इस वीडियो में कोई भी स्टॉक रिकमेंडेशंस नहीं है। ये डिस्कशन सिर्फ इन्फॉर्मेशनल पर्पसेस या एजुकेशनल पर्पसेस के लिए है। इन्वेस्ट करने से पहले अपनी रिसर्च जरूर करें और आपके बेनिफिट के लिए रीडिंग रिसोर्सेज के तौर पे हमने कुछ लिंक्स डिस्क्रिप्शन में डाले हैं, तो डू चेक देम आउट। दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं अगली बार। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.